गुड मॉर्निंग। ये इतना लेट में लेक्चर रिकॉर्ड करने का सेंस क्या है कि मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ कि आज मैंने वो लाइव लेक्चर लिया था। अब लाइव लेक्चर लिया तो उसमें कुछ लोग आए थे और कुछ लोग नहीं आ पाए। अब जो लोग भी नहीं आ पाए हैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड करके अभी मैं डाल दे रहा हूँ फिर से। तो ये आप क्या कर लेना, कल जब भी आप लेक्चर के लिए आओगे तो ये देख के आना, मतलब कल आप जब भी आओगे तो ये देख के आना थोड़ा बहुत, तब जाके आपको अच्छे समझ में आएगा। थोड़ा लेट हो गया नो डाउट, क्योंकि मेरे को खुद टाइम लगा, मतलब सुबह से आज ये मेरी 6th लेक्चर है तो मेरे को भी टाइम लगता है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आपने मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर दिया। देखो, मैंने जो लोग आए थे उनको ही मैंने समझा दिया था कि ऑप्टिक्स जो चल रहा है, जैसे जो वेव ऑप्टिक्स चल रहा है, वेव ऑप्टिक्स वैसे ही चलेगा जैसे लाइव लेक्चर्स में चल रहा था। जो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में चल रहा था, लाइव लेक्चर्स में मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, मैग्नेटिज्म। अब बस आज जो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुआ वो कल से ना हो, इसलिए मैंने क्या रखा है, ये मैं दोबारा से आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। मैग्नेटिज्म, चलो भाई साहब तो स्टार्ट करते हैं। अब मैग्नेटिज्म जो है ना, तो ये जो है बेसिकली, ये जो मैग्नेटिज्म है ना वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। 4 पार्ट है, क्या क्या है। एक तो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, पहला चैप्टर होगा। दूसरा चैप्टर है अर्थ मैग्नेटिज्म। फिर तीसरा चैप्टर होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ईएमआई। और लास्ट में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट। तो ये सब जो पूरा है बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 4 चैप्टर्स हैं। तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं वो अगले 1 महीने तक चलेगा, जो मैं आपको जो लेक्चर्स वहाँ पे चल रहे हैं, इंस्टीट्यूशन में चल रहे हैं, वहां पर सिखाऊंगा। बाकी के जो भी चैप्टर्स है ना वो रिकॉर्डेड लेक्चर ही मिलेंगे आपको, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा तुमको मेहनत करना ज्यादा करे। तुम इतना जान लो, तुम अकेले नहीं हो जो मेहनत कर रहे हो, मेरे को भी करना पड़ रहा है, तुमसे ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। लाइव लेक्चर भी लेना है, रिकॉर्डेड भी लेना है, खुद देखना भी होता है, टाइम लगता है। तो अगर मैं कर रहा हूँ तो आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म जो है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से। फालतू की बीसी नहीं करते, हम सीधा क्या करते हैं, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब ये ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है। तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे ऑस्टर्ड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि अगर एक करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, इन्होंने देखा कि एक ऐसा वायर है जो क्या करता है, करंट कैरी कर रहा है। मान लो एक ऐसा वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है। इस करंट कैरिंग वायर को क्या कर देते हैं, इस करंट कैरिंग वायर को कनेक्ट कर देते हैं एक सर्किट में। मान लो 20 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। ये एक करंट कैरिंग वायर था, मोटा सा वायर है। और इसके ऊपर रख देते हैं एक मैग्नेटिक निडल। इसके ऊपर क्या रख दिया हमने, एक रख दिया मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल मतलब मैंने रख दिया एक मैग्नेटिक कंपास। ये मैग्नेटिक कंपास जो है वो एक्चुअल में क्या है, एक बार मैग्नेट है। ये जो मैग्नेटिक कंपास है ये एक्चुअल में एक बार मैग्नेट है। अब जैसे ही क्या हुआ, मान लो जैसे ही मैंने इस सर्किट को क्लोज किया, ये ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने देखा कि जैसे ही सर्किट को क्लोज करते हैं, ये जो मैग्नेटिक निडल है, ये जो मैग्नेटिक निडल, इस मैग्नेटिक निडल में क्या होगा, डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही हमने क्या कर दिया, करंट को क्लोज कर दिया। तो हम लिख रहे हैं ऑब्जर्वेशन। ये जो ऑस्टर्ड भाई साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, as soon as current start flowing, as soon as current start flowing, as soon as current start flowing in the wire, in the wire, as soon as current, ये wire है AB, as soon as current start flowing in the wire, there is some deflection, there is some deflection in the magnetic needle, deflection in the magnetic
निडल। ठीक है, ये पहला पॉइंट है जो अपने को याद रखना है। क्या कि जैसे ही हमने क्या कर दिया, इस ए बी वायर में, ये जो ए बी वायर था इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कराया, तो ए बी वायर में जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो ये जो मैग्नेटिक निडल है, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक निडल जो भी बोल दो, इसमें क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा भाई साहब, ये पहला ऑब्जर्वेशन था। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया, द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ये मिरर को हटने का, ये क्या गिर रहा है, ओए इसका ये टूट गया, एक मिनट भाई, मेरे तो लैम्प चला जाएगा नहीं तो। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया, द एंगल ऑफ डिविएशन, DEVIATION, द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन डिविएशन नहीं, डिफ्लेक्शन लिखो, द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल, angle of deflection of the needle will increase on increasing, will increase on, angle of deflection of needle will increase on increasing the magnitude of current, magnitude of current। पहला ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि जैसे ही सर्किट क्लोज करेंगे, जैसे ही इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो ये जो मैग्नेटिक निडल है उसमें डिफ्लेक्शन आ जाए। अब किस साइड में डिफ्लेक्शन आया वो सब इंपॉर्टेंट नहीं होता, स्नो रूल और क्या रूल, झंडू रूल, अंडू रूल, ये सब बताते हैं, अपने कोई काम का नहीं। बस आप तो इतना समझो कि जैसे ही तुमने सर्किट को क्लोज कर दिया, मतलब ए बी वायर में अगर करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो ए बी वायर के पास में रखा हुआ जो मैग्नेटिक निडल है इसमें डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। पहला ऑब्जर्वेशन ये था। दूसरा ऑब्जर्वेशन है, the angle of deflection of the needle will increase on increasing the magnitude of current। अब अगर ए बी वायर में जो करंट फ्लो करेगा, अगर आपने उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया, ए बी वायर में जो करंट फ्लो करेगा अगर आपने उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया, तो जो डिफ्लेक्शन है, वो जो डिफ्लेक्शन है उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही। एक और ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, on reversing the direction of current, on reversing the direction of current, the direction of deflection, the direction of deflection, the direction of deflection of the magnetic needle changes, of the magnetic needle changes। मतलब अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, करंट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या कर दो, बैटरी का जो टर्मिनल है उसको चेंज कर दो। अगर करंट इस साइड से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो पहले अगर डिफ्लेक्शन ऐसा हुआ था, तो अब डिफ्लेक्शन इस साइड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये तीन ऑब्जर्वेशन थे ऑस्टर्ड के। अब इन तीन ऑब्जर्वेशन को ऑस्टर्ड ने क्या कर दिया, एक कंक्लूजन बना के उसने बता दिया। इन तीन ऑब्जर्वेशंस का उसने एक कंक्लूजन बता दिया। तो उसने कंक्लूजन क्या बताया कि whenever there is a current flowing through a conductor, whenever there is a current flowing through a conductor, a magnetic field is seen across the conductor. A magnetic field is seen across the conductor. A magnetic field is seen across the conductor. ये उसका कंक्लूजन था। कंक्लूजन क्या है कि whenever there is a current flowing conductor, मतलब whenever there is a current flowing conductor या current flowing through a conductor, a magnetic field is seen across the conductor। तो ये ऑस्टर्ड भाई साहब ने बता दिया कि अगर एक कंडक्टर के में अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है।
अब बोलोगे सर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था, एक चार्ज के आसपास का रीजन जहां पर दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता था, उसको अपन क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते थे। मैग्नेटिक फील्ड उसी का काउंटर पार्ट है। एक मैग्नेट के आसपास का रीजन जहां पर दूसरा मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑस्टर्ड भाई साहब ने इतना बता दिया कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये अपने को समझ में आ गया सर, बिल्कुल सर सही था, ठीक है। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट अपन ने देख लिया। अब ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से एक चीज तो कंफर्म हो गया कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ये तो समझ में आ गया सर। अब कितना मैग्नेटिक फील्ड बना, ये भी तो एक वैल्यू है ना। जैसे हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हम पढ़ते थे सर, तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को फाइंड आउट करने का वहां पे एक फॉर्मूला बताया था कि किस तरह से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होना चाहिए ना। अगर मेरे को ये पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो किसी भी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये भी तो जानना जरूरी है सर। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड है एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो रूल है बेसिकली हमारे सिलेबस में। पहला रूल है जिसमें बायोट सैवर्ट्स लॉ, ये पहला लॉ है। एक दूसरा एम्पियर सर्किट लॉ भी आएगा, वो बाद में देखेंगे। अभी हम क्या करते हैं, बायोट सैवर्ट्स लॉ के बारे में बात करते हैं। अभी बायोट सैवर्ट्स लॉ क्या है सर? तो देखो बायोट सैवर्ट्स लॉ क्या है। मान लो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई भी आर्बिट्ररी शेप का मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, जिसमें क्या हो रहा है, कोई तो आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर था ऐसे, जिसमें कुछ तो आई अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर का एक छोटा सा टुकड़ा मैं अज्यूम करने वाला हूं। ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, इसका एक छोटा सा टुकड़ा मैं अज्यूम कर रहा हूं, एकदम छोटा सा। अब ये जो छोटा सा टुकड़ा है, इसका लेंथ कितना है? डीएल। ये जो छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट मैंने कंसिडर किया ना, इसका लेंथ कितना है? डीएल, ठीक है। अच्छा, अब इस छोटे से करंट कैरिंग टुकड़े के कारण, ये जो छोटा सा करंट कैरिंग टुकड़ा है, ठीक है, इसके कारण अपने को क्या करना है? पॉइंट पी पर, इस करंट कैरिंग टुकड़े के कारण पॉइंट पी पर फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या कर दिया, ये जो करंट कैरिंग टुकड़ा था या करंट कैरिंग एलिमेंट था, और ये पॉइंट पी जो था, इन दोनों को ज्वाइन करने का एक पोजीशन वेक्टर मैंने इस तरह से बना दिया, ठीक है। मैंने एक पोजीशन वेक्टर बना दिया है जिसका डायरेक्शन क्या है? करंट एलिमेंट से उस पॉइंट पी तक जहां पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये देखा गया, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है, मतलब ये जो बायोट सावर्ट्स लॉ थे, भाई साहब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने लॉ दिया। उन्होंने क्या देखा कि ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है डीएल, ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है डीएल, इसके कारण अगर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, डीएल के कारण अगर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है, तो लॉ के अकॉर्डिंग ये देखा गया डीबी। डीबी क्या है? जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपन कैपिटल यू ई यूज करते थे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे लेटर बी। अब मैंने लिखा डीबी, डीबी का मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी। अब इसको स्मॉल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो करंट कैरिंग कंडक्टर उसका लेंथ भी मैंने डीएल रखा है, बहुत छोटा सा लेंथ। इस बहुत छोटे से डीएल लेंथ के कारण पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैंने लिखा डीबी। अच्छा भाई साहब, अब ये जो dB है, ये देखा गया कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। ये जो dB है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ dl के। यहां से यहां जो लेंथ ऑफ कंडक्टर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जो dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। बोलोगे सर ये साइन थीटा क्या है? तो साइन थीटा यहाँ पर एंगल है। साइन थीटा जो है वो यहाँ पर क्या है? एंगल। किसके इसके बीच का एंगल सर? तो बताते हैं अभी। साइन थीटा जो है ना वो एक्चुअल में एंगल है किसके बीच में? तो ये जो करंट एलिमेंट है, ये जो करंट एलिमेंट है, छोटा सा करंट का टुकड़ा, और ये जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। अभी मैंने आपको ना जब डाइपोल मोमेंट सिखाया था, मैंने जब आपको डाइपोल पढ़ाया था, तो मैंने नेक्स्ट वर्ड आपको सिखाया था डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट को हम क्या बोलते थे कि जब दो चार्जेस
ऑपोजिट नेचर के बट इक्वल मैग्नीट्यूड के कुछ सेपरेशन पर रखे होते थे। इस अरेंजमेंट को ही डाइपोल बोलते थे। अब इस अरेंजमेंट में ना हमने डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया था। अब डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करते थे? डाइपोल मोमेंट पी से लिखते थे ईदर ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ईदर ऑफ द चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, इनको जब मल्टीप्लाई करते थे तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड मिलता था। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल ये अरेंजमेंट, इस पूरे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डाइपोल। ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये डाइपोल है और इसमें हम कैलकुलेट करते थे डाइपोल मोमेंट। अच्छा, डाइपोल मोमेंट क्या है? ईदर ऑफ द चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, ये डाइपोल मोमेंट होता था। ये डाइपोल मोमेंट अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि दिस डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ ईदर ऑफ द चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम से फाइंड करते हैं। और डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्शन जो है वो होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। मतलब ये जो डाइपोल मोमेंट है इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। ये पी कैप का डायरेक्शन, ये पी कैप मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा ही कुछ हम क्या करेंगे, यहां पर डिफाइन करेंगे करंट एलिमेंट। हम डिफाइन करेंगे एक वर्ड करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट अब क्या है भाई साहब? सर ये जो करंट एलिमेंट है ना ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो करंट एलिमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड है करंट इनटू डीएल। जिसका मैग्नीट्यूड है करंट इनटू डीएल, मतलब जो भी करंट फ्लो कर रहा है इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर, इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का लेंथ जिसके कारण हम फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो करंट इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर का जो प्रोडक्ट होगा उससे अपने को मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन कैसे होगा? डायरेक्शन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमने क्या बोला कि अगर मेरे पास एक करंट एलिमेंट है, अगर मेरे पास एक करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट का अगर मेरे को, ये क्या है? करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है भाई साहब। अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना सीखना पड़ेगा और डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना सीखना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा? तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ ऑफ द कंडक्टर से। जो भी करंट फ्लो कर रहा है और जो भी कंडक्टर का लेंथ है जिसके कारण फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा करंट एलिमेंट का। डायरेक्शन कैसे मिलेगा? तो डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो करंट का डायरेक्शन होगा, जो भी करंट का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा? करंट एलिमेंट का डायरेक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे डाइपोल्स में डिफाइन किया था ना, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया, डायरेक्शन निकालना सिखाया, वैसे ही करंट एलिमेंट भी एक वर्ड है, सीख लो। वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड करंट इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर है और डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम लिख लेंगे। ठीक है सर जी। तो ये जो थीटा है ना, ये जो यहाँ पर थीटा, इसको लिख लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये जो थीटा है, थीटा इज द वेक्टर एंगल, थीटा इज द vector angle between, theta is the vector angle between current element, between current element and position vector। अब ये याद रखेंगे, ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम, पोजीशन वेक्टर इज डायरेक्टेड, position vector is directed from current element to a point, current element to a point where magnetic field is to be found, magnetic field is to be found। अब देखो ये सब ना कहानी है और ये याद करना है, इसमें कोई सोचने और समझने वाली बात है ही नहीं। जो भी बोलता जा रहा हूं कहानी है, याद कर लेना भाई साहब। अब जो फिजिक्स बचा है ना उसमें बहुत सारी कहानियां भी हैं, बहुत सारा कुछ याद करने का होगा और बहुत थोड़ा बहुत समझने का भी होगा। ज्यादा दिमाग लगाने वाला फिजिक्स अब थोड़ा खत्म हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा क्या है? तो थीटा जो है वो वेक्टर एंगल है
किसके किसके बीच का? तो थीटा जो है वो वेक्टर एंगल है, एक तो करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर और ये जो आर वेक्टर, इनके बीच का जो एंगल था उसको अपन ने बोला है थीटा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा भाई साहब, और क्या है? आई डी एल साइन थीटा। ये जो डी बी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर का, मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता, ये ऐसा समझ लो कि आप पॉइंट पी को जितना दूर ले जाओगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना कम होना चाहिए। तो ये तो लॉजिकल है, इसमें कोई नया बात है नहीं सर। ऐसा कुछ हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी देखा था कि दो चार्जेस के बीच में जितना ज्यादा गैप रख दोगे उतना कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो बिल्कुल लॉजिकल है सर, समझ में आ रहा है। अब इन सबको कंबाइन कर दो, अगर सबको कंबाइन कर दोगे तो डीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब फिजिक्स में ना ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन नहीं अच्छा लगता, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन अपने को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे? तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। मैं इसको थोड़े स्पेस वाले प्लेस पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो dB है वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायोट-सैवर्ट लॉ का रिलेशन है जिसको यूज करके हम क्या करेंगे? किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे। अब ये म्यू नॉट क्या है सर? ये म्यू नॉट बाई 4 पाई जो है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसका वैल्यू है 10 टू पावर -7 इन एसआई यूनिट्स। एकदम ये सब ना याद रखने वाली बात है। एसआई यूनिट्स में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू जो है वो 10 टू पावर -7। ठीक है, अब फिर ये म्यू नॉट क्या है सर? अब तुमको याद हो थोड़ा बहुत तो जब चार्जेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हमने पढ़ा था तो हम बोलते थे कि आप जो चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड आउट कर रहे हो वो कौन से मीडियम पे दो चार्जेस रखे हैं इस बात पे भी डिपेंड करता है कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा। इसका मतलब मीडियम का भी खेल है ना, कौन से मीडियम पे चार्जेस रखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फोर्स का वैल्यू जो होता है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह कौन से मीडियम में आप फील्ड कैलकुलेट करो, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करो, ये भी डिपेंड करता है। मतलब ये जो म्यू नॉट है ना, ये जो म्यू नॉट है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी इसके पीछे ज्यादा परेशान नहीं होना है, अभी बस ऐसा मान लो ये कांस्टेंट है और म्यू नॉट का वैल्यू जो परमिएबिलिटी है वो क्या है, इसके आसपास के मीडियम पे भी डिपेंड करेगा कि पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है। करंट कैरिंग वायर पे तो डिपेंड करेगा ही, नो डाउट। इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि करंट कैरिंग वायर को किस मीडियम पे रखा गया है। क्लियर है क्या? तो ये जो म्यू नॉट है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये क्या करेगा? मीडियम के बारे में बता रहा है। अब अपने को याद क्या रखना है? अभी जो स्टार्टिंग में सिलेबस चलेगा उसमें सिर्फ एयर पे ही बात करेंगे, फिर आगे देखेंगे कि अलग अलग मीडियम में अगर रखेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो dB का वैल्यू कैलकुलेट करोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको यूज करके आप क्या करने वाले हो? dB का वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हो। ठीक है, ये पूरा बायोट-सैवर्ट्स लॉ है। अब इस बायोट-सैवर्ट्स लॉ को यूज करके ना आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो। बिल्कुल सर, अगर ये बायोट-सैवर्ट्स लॉ को अपन ध्यान से देखें तो अगर मेरे को सर अगर आप मेरे को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, इसका वैल्यू सर हमने याद कर लिया है। अगर वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये आपने बता दिया, डीएल का लेंथ कितना है ये आपने बता दिया, कितने एंगल पर दोनों है ये अगर आपने बता दिया, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है ये भी बता दिया, तो इस फॉर्मूले को यूज करके पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या स्ट्रेंथ होता है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब है वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चलेगा नहीं सर, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं ना, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में चेंज, मतलब इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके देखते हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई को एज इट इज लिख दो, म्यू नॉट बाई 4 पाई को एज इट इज लिख दिया। आई डी एल एक आर से मल्टीप्लाई कर दो, एक आर से मल्टीप्लाई कर दो और आर से डिवाइड कर दो। सर चलता है, मैथ्स में अलाउड है सर, सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर से डिवीजन अलाउड है। ठीक है, अब आपको ना याद होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जब दो वेक्टर का क्रॉस करते थे ना, जब दो वेक्टर का क्रॉस करते थे तो इसका जो मैग्नीट्यूड आता था
इसका जो मैग्नीट्यूड आता था वो ए बी साइन थीटा आता था क्या? हाँ सर। अब यहाँ पर सर वैसे ही कुछ तो दिख रहा है सर, डीएल आर साइन थीटा, ऐसा ही कुछ तो दिख रहा है, मतलब ये ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के जैसा टर्म दिख रहा है। अच्छा, यहां तक क्या है, मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। अब मैं इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखूंगा। बोले सर वेक्टर फॉर्मेट में क्यों लिख रहे हो, क्या जरूरत है वेक्टर फॉर्मेट में लिखने की? वेक्टर फॉर्मेट में इसको यूज करके आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको इसका वेक्टर फॉर्मेट जानना पड़ेगा। अब इसका वेक्टर फॉर्मेट क्या है, तो इसका वेक्टर फॉर्मेट है db vector is equal to mu naught upon 4 pi I dl cross r, dl vector cross r vector divided by mod of r vector का क्यूब। ये मेरे पास बायोट-सैवर्ट्स लॉ है इन वेक्टर फॉर्म। इसको यूज करके फाइंड करेंगे। कभी भी मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए तो इसको यूज करेंगे, कभी भी डायरेक्शन के बारे में पूछा जाए तो इसको यूज करना। db वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर का क्यूब। क्लियर है सर जी? इतना तो समझ में आ गया? बिल्कुल सर, ठीक है। अभी db वेक्टर मिल गया सर। अब ना मैं आपको ये dl क्रॉस r के कुछ क्वेश्चंस, मतलब किस तरह से dl क्रॉस r को यूज करके डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, ये अब मैं आपको सिखाता हूँ। तो थोड़ा जरूरी है कि उसके लिए मैं देखूं कि मेरा पता नहीं मैं दिख रहा हूँ कि नहीं, लेकिन ये आंखों में ही चमक रहा है यार, ये तो मेरे को अंधा कर देगा थोड़ा सही है। अभी अपने को क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल। अब देखो मैंने तुमको राइट हैंड थंब रूल पहले भी यूज करना सिखाया था जब वेक्टर सिखाया था। अभी वापस से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आप भूल गए हो, ठीक है, इतने बिजी शेड्यूल में हो सकता है आप भूल गए हो। अपने को करना है डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब ध्यान से देखो, जब भी राइट अपने को करना होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में अपन क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। इसमें पहला वेक्टर कौन है, तो पहला वेक्टर डीएल वेक्टर है। तो आप ये करके देखो, अभी ये करके देखोगे, पहले वेक्टर की तरफ अपने पाम को अलाइन करो। तो पहला वेक्टर कौन है सर, डीएल वेक्टर पहला वेक्टर है। तो डीएल वेक्टर की तरफ पाम को रखने की कोशिश करो, या तो ऐसे रख सकते हो, तुम्हें स्क्रीन जैसा दिख रहा होगा, या तो ऐसे रख सकते हो। पाम को आप रखने की कोशिश करो, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन आपको याद रखना है। क्या कंडीशन है सर, पाम को आपको इस तरह से रखना है सच दैट वो जो कर्लिंग फिंगर्स है, वो जो घूमती हुई उंगलियां हैं, वो सेकंड वाले वेक्टर को टच कर सके, ठीक है। मैं अगर आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, पता नहीं यहाँ पे समझा पाऊंगा कि नहीं। जैसे अगर आप देखोगे तो वो जो डायग्राम उसमें डीएल वेक्टर कुछ ऐसा है, वो शायद इसमें ना थोड़ा उल्टा हो जाता है। ये डीएल वेक्टर ऐसा है, और ये जो आर वेक्टर है, वो जो आर वेक्टर है वो ऐसा कुछ है। ये डीएल वेक्टर और ये आर वेक्टर इस तरह से। अब अपने को करना है डीएल क्रॉस आर। तो डीएल के लॉन्ग आप पाम को या तो ऐसे रख सकते हो, या ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, या कुछ ऐसा करके रख सकते हो पाम को, ठीक है। राइट हैंड के पाम को रखना है। अब आपको पाम को इस तरह से प्लेस करना होता है सच दैट वो जो कर्लिंग फिंगर्स है, वो जो घूमती हुई उंगलियां हैं, वो क्या करे, सेकंड वाले वेक्टर को टच कर सके। तो जब आप अच्छे से रखोगे ना, तो देखो ऐसा कुछ रखेंगे, तब ये जो घूमती हुई उंगलियां हैं वो सेकंड वाले वेक्टर को टच कर पा रही। तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है ना, थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है वही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। देखो ये ऐसे रखा, ऐसे कर्लिंग फिंगर्स घुमाया, थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। राइट हैंड थंब रूल यहां से सिखाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो आप खुद से घर में प्रैक्टिस करो। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको यूज कैसे करना है। आप कैसे यूज करोगे, तो यूज करने के लिए आपको क्या करना है भाई साहब, अपने राइट हैंड थंब रूल को यूज करो, अपने राइट हैंड को यूज करो। जो भी पहला वेक्टर है, पहला वेक्टर कौन है, तो डीएल वेक्टर पहला वेक्टर है। डीएल वेक्टर के अलोंग अपने पाम, राइट हैंड के पाम को अलाइन करो। अब अलाइनमेंट कुछ भी नहीं कर सकते, अलाइनमेंट ऐसा होना चाहिए सच दैट वो जो कर्लिंग फिंगर्स है, वो जो घूमती हुई उंगलियां हैं, वो सेकंड वाले वेक्टर को टच करनी चाहिए। अब सेकंड वाला वेक्टर कौन था सर, आर वेक्टर सेकंड वाला वेक्टर था, उसको टच करना चाहिए। तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो पॉइंट पी पर अगर आप फील्ड का डायरेक्शन देखोगे ना, तो वो मेरे हिसाब से क्रॉस आया है। जिसको भी डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा होगा वो क्या करेगा, खुद से जब तक ये क्रॉस डायरेक्शन नहीं फाइंड आउट कर पाएगा वो आगे नहीं देखेगा। मतलब ध्यान से इसको सोचेगा क्या करना है, पहले वाले वेक्टर के अलोंग पाम को रखना है सच दैट कर्लिंग फिंगर्स जो होंगे वो सेकंड वाले वेक्टर को टच करने चाहिए। थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है वही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है।
तुमको राइट हैंड थंब रूल आना पड़ेगा, तभी तुम मैग्नेटिज्म में डायरेक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर राइट हैंड थंब रूल नहीं आता तो तुम मैग्नेटिज्म में हाँ, मैग्नेटिज्म में तुमको बहुत प्रॉब्लम होगा। क्लियर है क्या? ठीक है, हाँ सर जी। तो मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना भी सिखा दिया, मैंने डायरेक्शन फाइंड आउट करना भी सिखा दिया। इसको यूज करके फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड, इसको यूज करेंगे डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इसको यूज करके अपन फाइंड करेंगे डायरेक्शन। तो ये है पूरा बायोट-सावर्ट्स लॉ। क्लियर है सर जी? इतना समझ में आ गया? बिल्कुल। अब बायोट-सावर्ट्स लॉ का अपने को क्या करना है, एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसा है। ऐसा बोला गया, ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस है और यहां पे रखा हुआ है एक करंट एलिमेंट इस तरह से, ठीक है। एक करंट एलिमेंट इस तरह से रखा हुआ है। करंट एलिमेंट का लेंथ क्वेश्चन में बता दिया गया है 0.01 सेंटीमीटर। देखो सेम डेटा सेम इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जो नहीं आए तो उनको ये ना लगे कि सर मेरे को आसान करा रहे हो, उन लोगों को टफ करा रहे, ऐसा कुछ ना सोचना स्टार्ट कर दे। और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, 10 एम्पियर्स का है। 10 एम्पियर्स का करंट इसमें फ्लो कर रहा है। बिल्कुल सर, समझ में आया? ठीक है। अपने को क्या करना है, इस करंट एलिमेंट से, ये जो करंट एलिमेंट है, इस करंट एलिमेंट से 37 डिग्री के एंगल पर, करंट एलिमेंट से 37 डिग्री के एंगल पर और 10 मीटर के दूरी पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर अपने को क्या करना है, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में ये बोला गया है, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड द स्ट्रेंथ, find the strength of magnetic field at point P। ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है। ठीक है सर, करते हैं। P पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि dB जो है वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है सर। ठीक है, एक एक करके ना सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। तो डीबी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना है, 10 टू पावर -7। ऐसा ही स्टैंडर्ड्स में रखेंगे सबको, बाकी कोई यूनिट अपन जानते भी नहीं है। आई करंट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना बता दिया उन्होंने, 10 एम्पियर्स का बता दिया, तो 10 रख दो। डीएल का वैल्यू उन्होंने कितना बताया, 0.01 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो देखो 10 टू पावर -2 तो पहले से, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 डिवाइड और कर दोगे तो 10 टू पावर -4 मीटर्स हो जाएगा क्या। तो डीएल के प्लेस में लिख दो 10 टू पावर -4 आई डीएल साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा ये है ना 37, पोजीशन वेक्टर और डीएल करंट एलिमेंट के बीच का जो एंगल है 37, तो साइन 37 का वैल्यू कितना है, साइन 37 है 3/5 अपॉन आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100। जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट कर लो, 10 टू पावर -7, 10 टू पावर -4, तो 10 टू पावर और ये ऊपर से जाएगा तो 10 टू पावर -12 हो गया। तो डीबी देखो कितना आ रहा है, डीबी का वैल्यू आ रहा है 0.6 इंटू 10 टू पावर -12। अब एसआई स्टैंडर्ड्स में मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो है टेस्ला। ठीक है, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, वो आगे देखेंगे। अभी जान लो कि मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो क्या है, टेस्ला है। ये इसका एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ना एक डेरिवेशन है जो मैंने आज के लेक्चर में नहीं कराया था, लेकिन मेडिकल वालों में मैं कल भी नहीं करूंगा। ठीक है, इसलिए मैं डेरिवेशन तुमको अभी बता दे रहा हूँ। जेई वाले बैच में मैंने कराया है, मेडिकल वाले बैच में मैं कल भी नहीं करा था, इसलिए मैं अभी करा दे रहा हूँ। जिसको देखना होगा वो देख सकता है यहाँ से। तो अब एप्लीकेशन देख रहे हैं। अब एप्लीकेशन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड because of
magnetic field because of a current carrying straight wire. करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के कारण अपने को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ठीक है, अच्छा भाई साहब. अब ये डेरिवेशन एनसीईआरटी बुक में भी गिवन होता है. ठीक है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं. क्या है ना, हमारे पास एक इस तरह का करंट कैरिंग वायर है. ठीक है, कुछ फाइनाइट लेंथ का है, और ये जो करंट कैरिंग वायर है इसमें कुछ तो आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है. अब इस करंट कैरिंग वायर के कारण यहां पर एक पॉइंट है P. करंट कैरिंग वायर से कुछ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर एक पॉइंट है P, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो टू फाइंड क्या करना है अपने को, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही. अब डेरिवेशन एकदम ध्यान से देखना है. ठीक है, क्या करते हैं, जिस भी पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना होता है वहां से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं वायर तक. जिस भी वायर में अपने को क्या करना है, जिस पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना है ना, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, वो जो करंट कैरिंग वायर है वहां तक. ठीक है, फिर इनके ना कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दो. कॉर्नर्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो यहां से मैंने पॉइंट P को ज्वाइन कर लिया, और यहां से मैंने पॉइंट P को ज्वाइन कर लिया. अब अगर आप देखोगे तो ये जो कॉर्नर्स को जब हमने ज्वाइन किया तो ये कुछ एंगल सबटेंड कर रहे हैं. मान लो ये एंगल θ1 है, तो ये एंगल हो जाएगा θ2. अब याद रखने वाली बात क्या है कि परपेंडिकुलर से एक इस सेंस में अपन ने एंगल मेजर किया है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये क्लॉकवाइज सेंस है ना, क्लॉकवाइज सेंस में, और दूसरा एंगल अपन ने मेजर किया है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में. ये ध्यान रखने वाली बात है. परपेंडिकुलर से एक एंड के लिए अपन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो दूसरे एंड के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं. ये याद रखने वाली बात है, ये क्वेश्चंस में यूज होता है. ठीक है सर जी. अब मान लो यहां से यहां का डिस्टेंस, मतलब वायर से पॉइंट P का जो सेपरेशन है वो अपने को पता है कितना है, स्मॉल d का है, और ये जो एंगल्स इन्होंने सबटेंड किया ना, θ1 और θ2, ये भी अपने को पता है. अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो डेरिवेशन करना होता है, डेरिवेशन में क्या है, कुछ स्टेप्स होते हैं डेरिवेशन के, वो आपको मानना पड़ेगा. डेरिवेशन में अपन क्या करेंगे, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से y डिस्टेंस ऊपर जाके, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इससे y डिस्टेंस ऊपर जाके, ऐसे y डिस्टेंस ऊपर जाके अपन क्या करने वाले हैं, एक dy लेंथ का करंट एलिमेंट कंसिडर करने वाले हैं. बात समझ में आ रहा है क्या? ये जो हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर था, उससे y डिस्टेंस ऊपर जाके हमने एक dy लेंथ का करंट एलिमेंट कंसिडर किया है. इस dy लेंथ ने, ये जो dy लेंथ है, ये dy लेंथ क्या कर रहा है, dy लेंथ जो है, सपोज इसने पॉइंट P पर जो एंगल फॉर्म किया है उसका वैल्यू कितना है, सपोज कोई तो थीटा का, मतलब ये जो एंगल है वो थीटा है. बिल्कुल सर, बात समझ में आ रहा है. अब अगर मैं dy के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लूं, फिर प्रॉपर लिमिट्स में इंटीग्रेशन कर देंगे, तो सॉल्व करने पर अपना नेट वैल्यू मेरे को मिल जाएगा क्या, मिल सकता है. तो अगर मैं dv कैलकुलेट करूं, dv, अब ये dv क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड because of current element dy, because of current element, because of current element dy. ये जो dy करंट एलिमेंट है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है. dv क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ करंट एलिमेंट dy. ठीक है सर जी. अब बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या बोलता है, बायोट-सावर्ट्स लॉ बोलता है कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है dv, तो वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl. dl के प्लेस में यहाँ पे dy हो जाएगा क्या, dl के प्लेस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, आई dy साइन थीटा.
अब यहाँ पे जो साइन थीटा, ये फॉर्मूला का थीटा, यहाँ पे साइन थीटा और ये जो थीटा है वो तो अलग अलग बात है ना। अगर मेरे को क्वेश्चन के हिसाब से थीटा चाहिए तो मेरे को ये एंगल चाहिए क्या? अगर क्वेश्चन के हिसाब से मेरे को थीटा चाहिए तो थीटा क्या होता था? थीटा होता था आर वेक्टर और करंट एलिमेंट वेक्टर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन। तो इनके बीच में ये जो एंगल है, एकदम ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, और अगर ये 90 माइनस थीटा है ना तो ये एंगल है 90 प्लस थीटा। सर समझ में नहीं आया? ये जो फॉर्मूला में अपन थीटा यहाँ पर लिखते हैं वो कौन सा, किसके बीच का एंगल होता था? करंट एलिमेंट और आर वेक्टर के बीच का एंगल है क्या? करंट एलिमेंट और आर वेक्टर के बीच में अगर आप एंगल देखोगे तो वो हो जाएगा 90 प्लस थीटा। कैसे सर? ये एंगल था 90 माइनस थीटा का, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो 90 प्लस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने साइन 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई यहां से यहां का जो लेंथ है। अब ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो कितना है? यहां से यहां का लेंथ, इसका नाम रख देते हैं, ये p है ना, ये m मान लो, ये पॉइंट n है, तो n से p जो लेंथ है उसका स्क्वायर। यही तो बैड सावर्ट्स लॉ था सर, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखोगे ना तो dy कांस्टेंट या वेरिएबल? सर dy वेरिएबल। थीटा कांस्टेंट या वेरिएबल? तुम करंट एलिमेंट यहां नहीं लेके यहां पे लेते तो थीटा चेंज हो जाता क्या? मतलब थीटा भी वेरिएबल, और n से p का जो लेंथ है वो भी वेरिएबल। तो एक, अगर इक्वेशन में इतने वेरिएबल्स हैं तो इंटीग्रेशन कर पाएंगे क्या? हालत खराब हो जाएगी भाई साहब। इसका मतलब वेरिएबल्स कम करने पड़ेंगे। अब कैसे कम करेंगे? तो वेरिएबल्स कम करने के लिए कुछ यहाँ पर स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल NMP, NMP जो ट्राइंगल है, इसमें अगर मैं tan थीटा लिखूं, tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा y, यहां से यहां का लेंथ है y, और यहां से यहां का लेंथ है d, y अपॉन d। बिल्कुल सर लिख सकते हैं। इसका मतलब y कैन बी रिटन एज d टाइम्स ऑफ tan थीटा। y को ये लिख सकते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे इधर आ जाएगा dy, कैपिटल D कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, tan थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिख सकते हैं सर। ये dy का वैल्यू मिल गया, मतलब इस इक्वेशन में dy तो रख सकते हैं, ठीक है सर जी। np का वैल्यू अगर आप देखो, मान लो मेरे को n से p का वैल्यू चाहिए, मैं cos थीटा भी तो लिख सकता हूं ना। ये जो ट्राइंगल है इसमें अगर मैं cos थीटा का वैल्यू लिखूं तो cos थीटा क्या हो जाएगा? बेस, थीटा का बेस कौन सा है? d डिवाइडेड बाई np। मेरे को ना np का वैल्यू जानना है, तो np को d अपॉन cos थीटा ये लिख सकते हैं ना। np का वैल्यू क्या है? d अपॉन cos थीटा। अब np अगर d अपॉन cos थीटा है तो np को ये भी तो लिख सकते हैं d sec थीटा, लिखा जा सकता है ना। अब जो जो वैल्यूज आए हैं ना मैं अपने पहले वाले इक्वेशन में पुट करने वाला हूँ, जो जो वैल्यूज आए मेरे पास मैं अपने पहले वाले इक्वेशन में पुट करने वाला हूँ। ध्यान से देखना, db का वैल्यू ऐसा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मेरे पास जितने भी वेरिएबल्स थे ना सबको मैं थीटा के टर्म्स में एलिमिनेट करने वाला हूँ। क्यों सर, ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे पास ना थीटा का लिमिट है, थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2 मेरे पास थीटा का लिमिट्स है, इसलिए मैं पूरे इक्वेशन को थीटा के टर्म्स में बना दूंगा, फिर इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाएगा। आई को एज इट इज रहने दिया, dy के प्लेस में d sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिख सकते हैं, और साइन 90 प्लस थीटा अगर आपको पता हो तो ये होता है cos थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है, डिवाइडेड बाय np का स्क्वायर। np d sec थीटा है ना, तो उसका स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा? d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। ये sec स्क्वायर थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, d से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर db का वैल्यू क्या आ रहा है? यहां पर db का वैल्यू आ रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई cos थीटा d थीटा अपॉन d। अब देखो तुम इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, d कांस्टेंट, सिर्फ cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे। तो अगर मुझे नेट फील्ड चाहिए b, तो मैं क्या लिखूंगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, आई कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन के अंदर आ रहा है cos थीटा d थीटा। अब लिमिट्स ध्यान से देखो क्या है, अगर देखोगे तो थीटा 1 ऊपर जाना है और थीटा 2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो जो लिमिट्स है माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक लिख रहे हैं। अब बोलोगे सर माइनस क्यों लिख रहे हो सर?
माइनस लिखने का कारण है, माइनस क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि यहां पर घूमने का सेंस पॉजिटिव था, तो यहाँ पे घूमने का सेंस जस्ट ऑपोजिट है। तो एक सेंस ऑफ डायरेक्शन को अगर मैंने पॉजिटिव माना है तो दूसरे को मेरे को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो -θ2 से मैंने θ1 तक इसका लिमिट पुट कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये जो भी आया हमारे पास इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो जब इंटीग्रेट करोगे तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा और इसका लिमिट है -θ2 से θ1। लिमिट्स पुट कर लो, एक बार अपर लिमिट, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। तो यहां पर साइन θ1 फॉर्मूले का माइनस साइन ऑफ -θ2। अब तुमने पढ़ा होगा कि साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा होता है। तो अगर मैं, अरे इरेजर आ जा, इरेजर ही नहीं आ रहा है भाई साहब। अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है मरते दम तक, ठीक है। मरते रहो तो अपने आगे जो जनरेशन होगी उसको ये फॉर्मूला बता के मरेंगे कि भाई आज से तुम याद रखो, हमने ये जान लिया, याद कर लिया, अब तुम याद रखो इसको। तो ये पूरा जो डेरिवेशन है, अब अच्छा खासा डेरिवेशन है, स्कूल कॉलेज के एग्जाम में भी कई पागल हो जाते हैं, पूछ लेते हैं। अब ये डेरिवेशन कल देखो, आज जो मैंने लेक्चर, जो लाइव लेक्चर मैंने लिया था उसमें ये डेरिवेशन मैंने नहीं कराया था, लेकिन मेरे को ये डेरिवेशन कराना था। तो ये इतना लेक्चर मैं अभी अपलोड कर दूंगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अभी देख लेना ये लेक्चर, ठीक है। और ये लेक्चर देख के कल आना क्लास करना है, ठीक है। चलिए भाई साहब, इतना तक ही रहने देते हैं।